चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे या फिर इंगल्फ करने के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डोजेस फॉर्म माना जाता है। इस इस प्रकार के डोजेस फॉर्म को हम लोग इंटरनली, एक्सटर्नली और पेरेंटरली जो है यूज़ करते हैं। ये और सब क्लासीफाई होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ये या तो ट्रू सॉल्यूशन के तौर पे हो सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के तौर पे हो सकता है, या सॉल्युबलाइज्ड सिस्टम जो बोल सकते हैं उसके तौर पे हो सकता है। वहीं पे अगर वहाँ पे जो है सिंगल फेज़ अवेलेबल रहता है। वहीं पे अगर हम लोग बाईफिजिक की बात करें तो वहाँ पे इमल्शन, सस्पेंशन जो रहते हैं वो आपके एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म को देखें तो अगेन जो था हमने जो दिखा रखा था कि लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है वो आपके मोनोफेजिक और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंडर आ सकते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं। मोनोफेजिक भी एक्वस एंड नॉन एक्वस टाइप के हो सकते हैं, और बाईफेजिक में अगर देखें तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, सस्पेंशन एंड इमल्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कई तरह के जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनको हमने क्या किया है, कंपेयर किया है कि ये किस तरीके से जो है एक दूसरे से अलग अलग हैं, और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी ये किस तरीके से हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो ये मोनोफिजिक सिस्टम के अंडर आता है, जो कि जिसमें कि एक सॉल्यूट होता है वो पूरी तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है एक सुटेबल सॉल्यूएंट के साथ में डिस्पर्स हो जाता है। वहाँ पे अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये बाईफिजिक सिस्टम होता है, जिसमें जो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं लिक्विड मीडियम में। और अगर हम लोग इमल्शन की बात करें तो यहाँ पे अगेन ये भी बाईफिजिक सिस्टम होता है, बट जो रहता है ये इसमें ये जो है दो इस इमिसिबल लिक्विड जो रहते हैं वो रहते हैं। अगर स्टेबिलिटी की बात करें थर्मोडायनेमिकली तो ये थर्मोडायनेमिकली ये दोनों स्टेबल रहते हैं, सॉल्यूशंस जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं, और वहीं पे सस्पेंशन और इमल्शन जो है वो अनस्टेबल रहते हैं। होमोजेनिसिटी की बात करें तो ये होमोजीनियस सिस्टम प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे डोज का वेरिएशन भी नहीं होता है सॉल्यूशंस में यहाँ पे। लेकिन सस्पेंशन में ये जो है हेट्रोजीनियस, ये दोनों जो है हेट्रोजीनियस सिस्टम जो है प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डोज वेरिएशन होने के चांसेस रहते हैं। मतलब कि हम जो डोज डिसाइड करके रखते हैं वो डोज़ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग जो मेजर करते हैं किसी भी मेजरिंग कप से या कैप से, तो वो डोज़ जो है वो सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें वो थोड़ा सा डाउट रहता है। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी में सॉल्यूशन जो रहता है वो लो विस्कोसिटी का रहता है, और जो आपके इमल्शन और सस्पेंशन है वो हाई विस्कोसिटी वाले जो रहते हैं आपके प्रोडक्ट रहते हैं। अपीयरेंस के तौर पे अगर देखें तो ये क्लियर डिस्पर्शन रहता है, और सस्पेंशन जो रहता है वो आपको क्लाउडी डिस्पर्शन रहता है, और आपका जो इमल्शन रहता है वो ग्रीजी और स्मूथ जैसा जो रहता है आपका डिस्पर्शन रहता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ये होता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में पहुंचा तो कैसे पहुंचा और कितना जल्दी अपना एक्शन दिखाया। तो वहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें तो ये जिनका जो एक्शन जो रहता है, ऑनसेट एक्शन जो रहता है वो काफ़ी तेज़ रहता है। वहीं पे अगर हम लोग इमल्शन और सस्पेंशन की बात करें तो इनका जो ऑनसेट एक्शन है वो काफ़ी कम रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये जो है इसमें जो ड्रग रहता है वो आसानी से अवेलेबल होता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो जाके हमारे स्टमक में डिग्रेड होता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, उसके बाद अगेन वो और उससे भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। पर लिक्विड डोजेस फॉर्म में अच्छा ये है कि ये अगर हम लोग सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी मॉलिक्यूलर लेवल पे अवेलेबल रहता है स्टमक में, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी जल्दी होता है। वहीं पे अगर इमल्शन सस्पेंशन की बात करें तो वहाँ पे भी अगर इमल्शन की बात करें तो वो ग्लोब्यूल्स के लेवल पे जो रहेगा, छोटे ग्लोब्यूल्स के लेवल पे अवेलेबल रहता है आपके स्टमक में। और सस्पेंशन की बात करें तो वहाँ पे वो
सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें वो फाइन पार्टिकल्स के तौर पे वहाँ पे अवेलेबल रहेगा और उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी तेज़ी से होगा, जिससे कि जो हमको जो थेराप्यूटिक रिस्पांस चाहिए वो काफ़ी तेज़ होगा। जो ड्रग डोज रहता है ड्रग का वो क्या है, ईज़िली एडजस्टेबल हो सकता है पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग। वो चीज़ जो है हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के साथ में नहीं कर सकते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो रहते हैं वो इजी टू सोलो होते हैं अगर हम कंपेयर करें टैबलेट और कैप्सूल के केस में, तो स्पेशली जो बच्चे और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जो है बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है इन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, या फिर जो ज़्यादा ही एल्डर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए। यहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेशन जो होता है कई सारे ड्रग्स के कारण, लाइक पोटेशियम क्लोराइड जो एक एग्जांपल है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होने के चांसेस रहते हैं जब अगर हम लोग उसको सॉलिड डोजेस फॉर्म के तौर पे लेते हैं। इसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसे लिक्विड डोजेस फॉर्म के तौर पे यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ड्रग्स विथ लार्ज डोजेस कैन बी इजली एडमिनिस्टर एज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म। वो सारे ड्रग्स जिनको हम लोग लार्ज डोज होता है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का, किसी ड्रग का अगर लार्ज डोज है तो उसे हम लोग अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो अगर उस साइज़ का अगर हमने बना भी लिया, उस अमाउंट का अगर हमने वो जो फॉर्मुलेशन है, टैबलेट है या कैप्सूल है, वो बना भी लिया, तो वो इनगल्फ करने में, कंज्यूम करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसको हम लोग काफ़ी आसानी से जो है लार्ज डोजेस जो रहते हैं उन सारे ड्रग्स के लिए हम लोग इसे बना सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का इन लिक्विड डोजेस फॉर्म इज़ बेटर देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसे कि अगर हम लोग टैबलेट कोई 500 mg का टैबलेट अगर पंच कर रहे हैं तो उसको हम लोग केवल एक टैबलेट तो पंच करते नहीं हैं, हम लोग अराउंड लैक्स में यानी लाखों में हम लोग टैबलेट बनाते हैं। तो उसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ड्रग है वो ओवरऑल अच्छी तरह से फैला है कि नहीं फैला है। तो हमको ये यानी कि डिसाइड करना रहता है कि जो डोज़ हमें चाहिए ड्रग का वो डोज़ हमें सॉलिड डोजेस फॉर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो काफ़ी सही होता है और ये काफ़ी अच्छा होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म की अपेक्षा। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो रहते हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहते हैं, और जैसे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए जैसे हमको कई सारे एडिटिव्स लगते हैं, तो उन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है लिक्विड डोजेस फॉर्म में नहीं रहती है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक सॉल्वेंट चाहिए रहता है और हम लोग उसे जो है काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। और ये जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है इसे हम लोग कई तरीक़ों से जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लाइक पेरेंट्रल प्रिपरेशन, डाउचेस फॉर वेजाइनल यूज़, क्यूटेनियस अगर हमको स्किन में अप्लाई करना है तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी रहते हैं, यानी जिनको हमको आइज़ में अप्लाई करना है। तो अब अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, यहाँ पे जो ड्रग रहते हैं वो लेस स्टेबल रहते हैं रेदर देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका लिक्विड जो पोर्शन है वो इन्वॉल्व है, और जहाँ पे भी लिक्विड इन्वॉल्व रहता है वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस जो हैं या फिर हाइड्रोलिसिस का जो चांस है वो बढ़ जाता है। लिक्विड में खास करके एक्वस प्रिपरेशन में जो है ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और कई सारे ऐसे ड्रग होते हैं जिनका जो टेस्ट है वो काफ़ी अनप्लीजेंट होता है, तो उसे सॉल्यूशन में जो है दबा पाना, मास्क कर पाना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है रेदर दैन सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्योंकि हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म में ग्रैन्यूल्स के तौर पे भी इसे ले सकते हैं, जिससे हमको किसी भी ड्रग का जिसका अनप्लीजेंट टेस्ट है वो हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है लिक्विड प्रिपरेशन जो रहते हैं वो
काफ़ी भारी होते हैं और बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है स्टोरेज करने के लिए, कैरी करने के लिए। अगर हम लोग कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं और हमें उसे कैरी करना हो हो सकता है कि वो आपके सामानों के साथ में ही गिर जाए, क्योंकि वो लिक्विड है, वो लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। और ये जो लिक्विड्स रहते हैं इन्हें हम लोग ज़्यादातर ग्लास बॉटल्स में यूज़ करते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं। और हमको ये तो पता ही है, अगर ग्लास बॉटल्स हैं तो उनके जो टूटने के जो चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसको कंज्यूम करने की बात करें, तो करेक्ट डोज को देख पाना, ले पाना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कंपेयर सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है। हो सकता है अब जैसे कि कोई पेशेंट है, अगर वो उसने डोज को मेजर करने में थोड़ी सी गलती कर दी, लाइक अगर हमको किसी ने सिरप को 2 स्पून लेने बोला है और हम लोग उस स्पून में जो नॉर्मल स्पून की जगह में हम लोग टेबल स्पून ला लेते हैं या फिर कोई और दूसरी टाइप की चीज़ें जो हैं यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, तो डोज जो है गलत हो सकता है और हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं या फिर जो कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है करेक्ट डोज का, वो बहुत ही कम प्रिसाइज होता है। ठीक है। अब जो मेजरिंग डिवाइस जो है, जो सप्लाई किया जाता है पेशेंट को फॉर एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक अगर हम लोग सिरप जब भी लेते हैं तो उसके ऊपर में एक कैप ज़रूर होता है, जिससे हम लोग उसे क्या करते हैं, अपने जो सिरप्स हैं उनको मेजर करते हैं, लाइक 2.5 ml 5 ml। तो वो चीज़ें जो हैं कॉस्ट को जो है क्या बोलते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देती हैं आपके यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, और इसे इकोनॉमिक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस में, इमल्शन सस्पेंशन जो हैं ये काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं इसमें, क्योंकि ये इन्हें हमको शेक करना पड़ता है सॉलो करने से पहले, या फिर जब भी हम एक डोज नापते हैं उस टाइम पे हमें इसे थॉरोली शेक करना पड़ता है, ताकि जो पार्टिकल्स हैं या फिर ग्लोब्यूल्स हैं वो जो है पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाएं आपके कंटिन्यूस फेज में। चलिए अब हम देखते हैं वो सारे एक्सिपिएंट्स जिनको हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपका एजेंट होता है वो होता है आपका स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट जो रहते हैं ये सभी लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो बिटर टेस्ट रहता है या अनएक्सेप्टेबल टेस्ट रहता है उसे मास्क करने के लिए होते हैं। जो स्वीटनर्स होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, ये 2 तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रिटिव जिसे हम लोग कैलोरिक बोल सकते हैं, या फिर नॉन न्यूट्रिटिव जिसे हम लोग नॉन कैलोरिक बोलते हैं। नॉन कैलोरिक जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है। और जो न्यूट्रिटिव या फिर कैलोरिक जो अगर स्वीटनर्स की बात करें तो उसमें कई सारे स्वीटनर्स हैं, लाइक सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, लिक्विड ग्लूकोज, हनी, मोलासेस, सैकरीन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज। ठीक है। ये कई टाइप के जो हैं आपके स्वीटनर्स हैं जिन्हें हम लोग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। जो सुक्रोज है वो काफ़ी ज़्यादातर हम लोग जो हैं यूज़ करते हैं इसे एज अ स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है। ये और ये जो है केमिकली और फिज़िकली जो है पीएच वैल्यू 4 to 8 के बीच में स्टेबल रहता है। ठीक है। और इसे हम लोग जो हैं कई सारी चीज़ों के साथ में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन और अदर पॉलीऑल्स। क्योंकि जो सुक्रोज रहता है उसकी टेंडेंसी रहती है क्रिस्टलाइज होने की, और अगर वो क्रिस्टलाइजेशन अगर हो जाता है तो वहाँ पे कैप लॉकिंग जैसी जो है समस्या आ सकती है। जैसे कि आपने देख रखा होगा, अगर कोई सिरप रहता है और वो सिरप जो है कुछ दिन बाद यूज़ करने के बाद में हम देखते हैं कि जो ढक्कन है उसका जो कैप है वो नेक से वो काफ़ी चिपक जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, वहाँ पे शक्कर जैसा जो मटेरियल है वो बन जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सैकरीन की, तो जो है सैकरीन जो है ये नॉन न्यूट्रिटिव सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट होता है, जो कि शुगर से, जो सुक्रोज है उससे 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है।
यहाँ पे एक और आपका सब्सटेंस है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम साइक्लामेट। ये भी एक सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट है जो कि 30 टाइम्स जो है स्वीट होता है शुगर से। और लेकिन ये जो है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ये बैन है अभी के टाइम पे। एस्पार्टेम एक आपका सब्सटेंस है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्वीटनर। ये भी 200 टाइम्स जो है मीठा होता है सुक्रोज से। ऐसे ही कई सारे जो आपके स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ नॉन कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट्स की बात करें तो एक होता है आपका सुक्रालोज जिसे हम लोग स्प्लेंडा भी बोलते हैं, जो कि 600 टाइम्स जो है स्वीट होता है आपके सुक्रोज से। सेकंड जो एजेंट है आपका वो है आपका विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट। इमल्शन सस्पेंशन में या फिर कई सारे जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म रहते हैं वहाँ पे हमें एक गाढ़ापन या फिर थिकनिंग जो है लिक्विड में जो है ठहराव टाइप का थोड़ा सा गाढ़ापन जैसा कंसिस्टेंसी जो है हमें चाहिए रहती है, थिक कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है। उसके लिए हम लोग उसके विस्कोसिटी को जो है बढ़ाते हैं। और विस्कोसिटी क्या होता है, वही है टू फ्लो, यानी कि फ़्लो की जो एबिलिटी रहती है लिक्विड्स की उसका जो कम ज़्यादा करना जो है वही होता है उसका विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग जो हैं सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स जो हैं उनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके एग्जांपल हैं आपके मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ये जो कंपाउंड हैं ये सॉल्यूशन जो हैं फॉर्म करते हैं वाटर के साथ में, जो कि काफ़ी लंबे यानी कि अगर रेंज की बात करें, पीएच रेंज की बात करें तो ये काफ़ी पूरे रेंज तक में स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट जो एजेंट है वो है आपका बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, बफर्स जो हैं इनमें जो अपने पीएच को मेंटेन करने की एबिलिटी रहती है, ठीक है। स्टोरेज के दौरान लिक्विड प्रिपरेशन में जो है डिग्रेडेशन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये जो हैं कई सारे गैसेस और कई सारे वेपर चेंजेस होते हैं पीएच लेवल में। तो ये जो अगर हम लोग इसमें बफर ऐड करते हैं तो ये उस प्रिपरेशन के लिक्विड प्रिपरेशन को के जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको ख़राब होने नहीं देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग फॉस्फेट बफर 6.5 जो है यूजुअली यूज़ करते हैं। और भी कई सारे बफर्स होते हैं लाइक एसीटेट बफर, साइट्रेट बफर, ग्लूटामेट बफर। ये जो बफर हैं हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एजेंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, कई सारे जो सॉल्यूशन रहते हैं आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म रहते हैं उसमें जो ड्रग्स अवेलेबल रहता है उसका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होने का चांसेस रहता है। इस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है जिससे कंपाउंड में जो है चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग रोक कैसे सकते हैं, इसके लिए हम लोग डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इनका जो पर्पस यही रहता है कि ये जो ड्रग हैं जो जिनसे हमको ज़रूरत है, जिनका हमको ज़रूरत है किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए, तो वहाँ पे जो है उनकी जगह में जो है ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो डिग्रेड होते हैं, उनका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं इनके, लाइक सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो हैं ये काफ़ी अच्छे आपके एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट EDTA जो है ये भी जो हैं आपके एज अ एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वर्क करते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ये जो हैं BHT, BHA, ये भी जो हैं ये सिंथेटिक फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ये भी जो हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स में जो है इनको हम लोग 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। हमारे बॉडी में जो है कई सारे
टेस्ट सेंसेशन रहते हैं, हमको ये पता है कि सॉल्ट टेस्ट, बिटर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, सोर टेस्ट, इन सब के लिए जो है इसको ओवरकम करने के लिए हम जो है रिकमेंडेड जो फ्लेवर यूज़ करते हैं, लाइक सॉल्ट के लिए हम लोग बटर स्कॉच फ्लेवर, मैपल, एप्रिकॉट, पीच, वनीला, विंटरग्रीन मिंट, इन टाइप के जो फ्लेवर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो वैसे ही है कि कई सारे जो कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो हम लोग यूजुअली इसमें जो टेस्ट सेंसेशन रहता है किसी भी ड्रग का, उसको मास्क करने के लिए ही हम लोग फ्लेवर्स का यूज़ करते हैं। मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म जो हैं, ये जो हैं कई सारे आपके फ्लेवर के एडजंक्ट्स हैं। कई सारे जो हैं, अब इनमें जो फ्लेवर्स हैं कभी कभी क्या रहते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में जो है अपना शो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो नहीं कर पाते हैं, अपना फ्लेवर जो है वो शो नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण हम लोग जो है उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो ऐड करते हैं। कई सारी फूड इंडस्ट्री में जो है इन्हें ऐड किया जाता है। तो जो है ये नेचुरल फ्लेवर्स की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें इन्हेंस कर देते हैं। फ्लेवर्स के कई सारे एग्जांपल आपको आर.एम. मेहता की बुक से भी मिल सकते हैं, आप उधर से भी जाके इसे पढ़ सकते हैं। नाउ जो फॉर्मुलेशन में जो सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, क्योंकि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, तो यहाँ पे लिक्विड जो है अवेलेबल रहता है, तो और यह हमने जाना भी है कि इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस जो रहते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, ये इन्हें कंटामिनेट होने से, ख़राब होने से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हैं और कई जितने भी फैक्टर हैं उनसे बचाते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो जो प्रिजर्वेटिव हैं इनका जो है एक अच्छा टाइप का प्रिजर्वेटिव होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक आइडियल प्रिजर्वेटिव जो है अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक आइडियल प्रिजर्वेटिव कैसा हो सकता है, क्वालिटी वाइज कैसा हो सकता है, इसे हम लोग इस तरीके से जानते हैं कि जो प्रिजर्वेटिव रहे वो इफ़ेक्टिव रहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि एक बड़े, अगर हम लोग रेंज वाइज अगर देखें तो एक काफ़ी लंबी रेंज तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो है वो इफ़ेक्टिव रहे। ये जो है फिज़िकली, केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल रहना चाहिए लाइफ टाइम तक प्रोडक्ट के लाइफ टाइम तक। लाइक प्रोडक्ट का अगर जो एक्सपायरी डेट है वो 3 साल तक का है, तो उसमें वो इनर्ट कंडीशन में रहना चाहिए। बस उसका जो काम है जो कि है प्रोटेक्ट करना प्रोडक्ट को, वो काम ही करते रहना चाहिए, उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, नॉन सेंटिसाइजिंग एंड एडिक्वेटली सॉल्युबल, और कंपेटेबल रहना चाहिए अदर फॉर्मुलेशन के साथ में, कंपोनेंट के साथ में। और जो है इसका प्रिजर्वेटिव का टेस्ट और ऑर्डर में ज़रा सा भी चेंजेस नहीं लाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एक प्रिजर्वेटिव जो है इन सभी रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफ़िल नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसे इंडिविजुअली यूज़ करने के बजाय प्रिजर्वेटिव्स को हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, जिससे हमको जो डिज़ायर्ड एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट है वो मिल पाए। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिजर्वेटिव को 4 मुख्य भागों में डिवाइड किया है: एसिडिक, न्यूट्रल, मर्क्यूरियल एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो एसिडिक में आपको फिनॉल मिलेगा, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। यूज़ करने का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो रहता है 0.2 to 0.5। क्लोरोक्रिसॉल जिसे हम 0.05 to 0.1। ऐसे ही अगर न्यूट्रल में देखें तो क्लोरोब्यूटेनॉल जो है इसे हम लोग 0.5% के कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। बेंजाइल अल्कोहल जो रहता है उसे 1% के कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। अगर हम लोग मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव्स में जाएं तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके थियोमर्सल, जिसे हम लोग 0.001 to 0.1% तक हम लोग जो है यूज़ करते हैं। नाइट्रोमेरसॉल जो है जिसे अगेन हम लोग उसी ही कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। आपका जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, इसका जो एग्जांपल है आपका बेंजोइल कोनियम क्लोराइड,
जिसे हम लोग यूज़ करते हैं 0.004 टू 0.02। ये जो है, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, इन्हें हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी को लेके, जो कि ये आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक लास्ट टॉपिक है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि सॉल्युबिलिटी जो है ये एक अमाउंट रहता है सॉल्यूट का, वो मॉलिक्यूलरली अगर डिस्पर्स होता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, जिसमें उसका पीएच जो है, टेम्परेचर, प्रेशर जो है, ये क्या रहे स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्या रहे स्टेबल रहे, तो उसमें जो डिस्पर्स होने की जो कैपेसिटी रहती है आपके सॉल्यूट की, उसे ही हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। द टेक्निक्स ऑफ सॉल्युबलाइजेशन, कई सारे जो लिक्विड जो फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन रहते हैं वो उसमें जो है एक्टिव ड्रग्स जो रहते हैं वो पुअरली सॉल्युबल रहते हैं या फिर इनसॉल्युबल रहते हैं, और हमको जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन चाहिए रहता है फॉर्मुलेशन में वो हमको कभी कभी नहीं मिल पाता है। इस टाइप के कंडीशन में जो है हम लोग सॉल्युबिलिटी को जो है बढ़ाते हैं मटेरियल का, जो मटेरियल को हमको सॉल्युबल करना है, सॉल्युबलाइज करना है, उसमें जो है हम उसके जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम लोग सॉल्युबलाइजेशन को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे वाटर देखें तो वाटर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है सॉल्वेंट के तौर पे फार्मास्यूटिकल लिक्विड्स में। तो हम लोग इसमें कैसे जो है सॉल्युबलाइजेशन को जो है कैसे इंक्रीज़ करते हैं उसके हम देखते हैं। फर्स्ट जो अप्रोच है वो है पीएच एडजस्टमेंट्स। ठीक है, पीएच को एडजस्ट करना। अब वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने भी ड्रग्स होते हैं या तो वो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं, और इनकी जो एक्वस सॉल्युबिलिटी रहती है वो पीएच के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होती है। तो अगर वहाँ पे अगर वो सॉल्युबलाइज नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो है लिक्विड्स में पीएच को चेंज कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो गैटिफ्लॉक्सासिन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल रहता है अगर उसका पीएच ज़्यादा हो तो, पर उसी जो ड्रग है उसको हम लोग सॉल्युबलाइज कर सकते हैं लोअर पीएच में, जैसे कि पीएच 5 में जो है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्युबल कर सकते हैं। इसी के कारण जो है हमको पेरेंट्रल प्रिपरेशन जो होता है गैटिफ्लॉक्सासिन का, उसे हम बनाते हैं 3.5 टू 5.5 के पीएच में। कोसॉल्वेंसी, ये जो है ये एक और टेक्निक है जिससे हम लोग सॉल्युबलाइजेशन को जो है बढ़ा सकते हैं। कोसॉल्वेंसी जो एक ये क्या रहती है, जो पुअर सॉल्युबल ड्रग्स रहते हैं उनको हम लोग ऐसे यानी कि उनमें हम लोग कई सारे ऐसे सॉल्वेंट्स जो हैं ऐड करते हैं जिसके साथ में वो लिक्विड भी मिसिबल हो और साथ ही साथ वो जो ड्रग है वो भी ज़्यादा तरीके से सॉल्युबल हो। तो को सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग इथेनॉल, ग्लिसरॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और सॉर्बिटॉल टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, या तो वो इंटरफेशियल टेंशन जो रहता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में उसे कम करते हैं, या फिर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है मीडियम में उनको जो है रोकते हैं। ठीक है, इससे यही होता है। अगर एग्जांपल देखें तो जो डायज़ेपम का इंजेक्शन रहता है उसमें हम लोग प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है उसे हम लोग एज अ को सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है आपका कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग करते क्या हैं, जो पुअर सॉल्युबल ड्रग्स रहते हैं उन्हें हम अलाउ करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए किसी और जो है सॉल्युबल मटेरियल के साथ में, जिससे हमें मिलता है एक सॉल्युबल इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। और यही जो कॉम्प्लेक्स हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं, जिससे हमको जो फ्री ड्रग है वो रिलीज़ होकर मिल जाता है हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। ठीक है, कई सारे कंपाउंड्स लाइक निकोटिनामाइड एंड बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो हैं ये इनके एग्जांपल हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं,
जो सॉलिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं? ये जो हैं आपके इंटरफेशियल टेंशन जो रहता है उसे रिड्यूस करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, जिससे हमें एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होमोजीनियस सिस्टम जो है वो मिल सके। कई बार जो रहता है इसमें हम लोग सॉल्युबलाइजेशन के लिए जो मिशेल फॉर्मेशन का मिशेल फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में इसे हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक जो है हम लोग बाद में कवर करेंगे जो है HLB वैल्यू, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। इसमें जो है ये हम जो आपका टॉपिक है आपका सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इनको ही हम लोग यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे जो अगर आप देखें तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं लाइक ADE जो हैं, एंटीबायोटिक्स लाइक ग्रीजोफ्लोरिन, क्लोरामफेनिकोल और कई सारे एनाल्जेसिक लाइक, इन्हें भी हम लोग सरफेस एक्टिव एजेंट्स के हेल्प से ही सॉल्युबलाइज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है हाइड्रोट्रॉफिज्म। ये जो टर्म है ये यूज़ होता है एक्वस सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी ड्रग का, जिसमें हम लोग उसके लार्ज कॉन्सेंट्रेशन लाइक 20 to 50% एडिटिव्स के साथ में उसे ऐड करते हैं, है ना। लेकिन जो एग्जैक्ट मैकेनिज़्म है हाइड्रोट्रॉपिज्म का वो अभी तक क्लियर नहीं है। ये या तो कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू भी हो सकता है, कोसॉल्वेंसी के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है इसे बहुत ही रेयरली जो है यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो कैफीन की जो सॉल्युबिलिटी है, थायोफाइलिन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है सोडियम बेंजोएट और सोडियम सैलिसिलिकेट सैलिसाइलेट के मिक्सचर से। माइक्रोनाइजेशन जो है ये एक पॉइंट है जिसमें हम लोग जो सॉल्युबलाइजेशन टेक्निक के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमको ये पता है कि कोई भी जो पार्टिकल रहता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल रहता है, उसका एक कोई पार्टिकल साइज़ होता है, और वो पार्टिकल जितना छोटा होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो और जितना वो छोटा होगा और उसका उतना सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब हमको किसी भी ड्रग को अगर सॉल्युबलाइज करना है तो उसे हम लोग जो उसके पार्टिकल साइज़ है उसमें डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोनाइजेशन जो रहता है वो पुअरली एक्वस सॉल्युबल जो ड्रग रहते हैं, बट वो ड्रग नॉन हाइड्रोफोबिक रहने चाहिए, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक नेचर टाइप के ड्रग होने चाहिए, तो उनकी जो है सॉल्युबिलिटी जो है हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं लास्ट जो पॉइंट है वो है सॉलिड सॉल्यूशंस का। यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टेड टाइप का लग रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग करते ये हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूट्स रहते हैं उन्हें हम लोग मेल्ट करके फिज़िकल मिक्सचर बनाते हैं सॉल्यूट का, और उसे पुअर सॉल्युबल जो आपका ड्रग रहता है वाटर सॉल्युबल उसका हम लोग मेल्ट करते हैं और उसे रैपिडली जो है हम लोग सॉलिडिफाई कर देते हैं। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो है आपका जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन और ये एक मिक्स्ड क्रिस्टल टाइप के जो है आपको सिस्टम मिलता है आपके सॉल्यूट का। इससे सॉल्यूट का हमको मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन और मिक्स्ड क्रिस्टल टाइप का सब्सटेंस मिलता है, जो कि आसानी से जो है वो सॉल्युबलाइज जो है वो हो जाता है। और इससे होता ये है कि ये जो माइक्रोक्रिस्टलाइन जो हैं इसके फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे इनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और इसी के कारण जो है इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीजोफ्लोविन जो रहता है उसमें
सक्सिनिक एसिड से ये सॉलिड सॉल्यूशन जो है फॉर्म करता है, और ये 6 से 7 गुना जो है ज़्यादा अच्छा होता है प्योर ग्रीजोफ्लूविन के सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।